ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं वेज फ्रिक्शन को लेकर। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखिए मैंने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे लिख रखा है और ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे आते हैं सेक्शन ए वाला पार्ट जो होता है उसमें, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं से पढ़ता हूँ, पर आपको बाद में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। जो वेजेस होते हैं आर दी स्मॉल पीसेस ऑफ मटेरियल्स विद टू ऑफ देयर ऑपोजिट सरफेसेस नॉट पैरेलल, यानी कि उनमें से जो जितने फेसेस होंगे उनमें से 2 फेसेस ऐसे होंगे जो पैरेलल नहीं होंगे। दे आर यूज्ड टू लिफ्ट, क्या काम है उनका, वो यूज किए जाते हैं लिफ्ट करने के लिए स्लाइटली, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में, हैवी ब्लॉक्स, मशीनरीज और प्रीकास्ट बीम्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल अलाइनमेंट और टू मेक प्लेस फॉर इंसर्टिंग लिफ्टिंग डिवाइसेस। जैसे सपोज करिए आपने देखा होगा कभी कभी कई बार ओवर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन अगर आपने देखे हो तो बीच में कई सारे कॉलम्स जो होते हैं उनको बना के पहले से वहां पे रख दिया जाता है, फिर उनका प्रॉपर लेवलिंग एडजस्टमेंट करने के लिए नीचे से उनपे कुछ ब्लॉक्स जो है वो एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। ये जो हमारे पास वेजेस है ये उसी तरीके के ब्लॉक्स हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। अगर हम बात करें तो जो वेजेस होते हैं इनका ब्लॉक जो इनका जो वेट होता है वो ब्लॉक के वेट को जिसको ये लिफ्ट कर रहे होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, और उसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें निगलेक्ट करके चलते हैं। द वेट ऑफ वेजेस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द वेट लिफ्टेड, हेंस in all problems the weight of the wedges will be neglected. In the analysis of the many problems, instead of treating normal reaction and the frictional force independently, it is advantageous to treat their resultant. क्या है इसका मतलब, अभी हम न्यूमेरिकल में बात करते हैं, मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन को लेके, रिजल्टेंट फोर्स को लेके, वो क्या है हम इस डायग्राम से समझते हैं। मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, आप इस डायग्राम को समझिए तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ये जैसे सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है वो कैपिटल W है और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने एक P का लोड अप्लाई कर रखा है और ये इस सरफेस के ऊपर ठीक है रखा हुआ है। अब अगर हम जब P का लोड अप्लाई कर रहे हैं और आप ध्यान से देखिए, अगर P इतना है कि इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अगर उसको जनरेट कर रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स राइटवर्ड लगा हुआ है तो ये इसको क्या करेगा, राइटवर्ड मूव कराने की कोशिश करेगा। इसका वेट W जिसके CG सेट कर रहा होगा और साथ ही साथ ग्राउंड से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, उसको हमने यहाँ पे R1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है R1 से और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दोनों एक तरीके से क्या होगा, ये दोनों ही रिएक्शन फोर्सेज है। F किसकी वजह से जनरेट हुआ है, P की वजह से, और R किसी की वजह से जनरेट हुआ है, W की वजह से। अब आप लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ रखा है, अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करें उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालें, जिस कॉमन पॉइंट से पास करता हुआ जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट शो करेगा। तो R जो है यहाँ पे दिस कैपिटल R इज द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। और ये रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स जो है वर्टिकल से जो ये एंगल बनाता है जिसको हमने फाई से रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस फाई इज नोन एज दी एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहां यूज किया था। यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन आएगा, ध्यान रखिएगा। फाई हमारा क्या है, वर्टिकल से जो टोटल रिएक्शन कंपोनेंट है जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल, और इस R का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। अगर ये चीज आपको इतनी समझ में आती है तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए हमने शो भी कर रखा है, डिटरमाइन द फोर्स P required to start the movement of the wedge as shown in the figure. The angle of friction for all contact surfaces is 15 degree. ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसी भी सरफेस के लिए आपको म्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं गिवन है। हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट म्यू इक्वल टू 10 फाई। फाई हमारे पास कितना दे रखा है, 15 डिग्री, अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो 15 डिग्री को ही यूटिलाइज करेंगे। डायग्राम क्या है, ये हैवी ब्लॉक है और इसका वेट जो है वो गिवन है 20 किलो न्यूटन का, और यहाँ नीचे की तरफ ये देखिए यहाँ पे एक वेज है, वेज शेप का ये एलिमेंट लगा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं वेज, और इसका ये इंक्लाइन जो है इंक्लिनेशन इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो 20 डिग्री है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दो नॉन पैरेलल फोर्सेस मतलब एजेस की बात कर रहे थे उनमें क्या है, एक ये एज और एक ये एज, दोनों एज क्या है, नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरीके के जो ब्लॉक्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेज। हम अगर इस पे इस डायरेक्शन से P का फोर्स अप्लाई करें तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें यही बताना है कि P का मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए कि इस ब्लॉक में इंपैंडिंग मोशन हमारा जनरेट हो। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था कि
हम हर ब्लॉक को अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के उस पे नॉर्मल रिएक्शन भी दिखाएं और फ्रिक्शन फोर्स भी दिखाएं, लेकिन हम यहाँ पे उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप इससे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत आसानी से हम इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। हमने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सबसे पहले इसका वेट हमने यहाँ पे शो किया। उसके बाद में अब ये देखिए जो वर्टिकल सरफेस है ये इस वॉल के साथ में है, जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ यानी जब ये आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि इस वाले सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको होल्ड कर दूं और इसको आगे की तरफ पुश करूं तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये कहाँ जा रहा है, आगे, यानी कि इस पे अपर सरफेस पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन बाय द ए ऑन द बी किधर लगेगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में, इस इंक्लाइंड सरफेस के इस तरफ, और इसकी वजह से इस पे कहाँ लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन याद रखिएगा। इस पे इस वाले सरफेस पे क्या लग रहा है, डाउनवर्ड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ये शो किया और साथ ही साथ टोटल रिएक्शन कंपोनेंट दिखाया ये इस तरीके से, और ये एंगल हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल 15 डिग्री। अब ध्यान से देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, डाउनवर्ड, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमें क्या मिल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो होना भी चाहिए क्योंकि ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड। ऐसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इस वाले सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए इंक्लाइंड सरफेस है, तो पहले तो हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन यानी कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ करी। तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल और वैसे नॉर्मल जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये वर्टिकल लाइन हो गई, और ये प्लेन के अकॉर्डिंग ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब जो हमारे पास टोटल रिएक्शन कंपोनेंट है वो हमारा इस तरीके से होना चाहिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फ्रिक्शन इस तरीके से प्रोवाइड करे इस डायरेक्शन में। तो एक तो ये हो गया कि इस सरफेस के नॉर्मल से जो हमारा R2 होगा वो 15 डिग्री पे इस तरीके से सेट कर रहा होगा। दूसरी चीज, वर्टिकल से इस नॉर्मल का, इस इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल का क्या एंगल होगा, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में जो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि वेज का हॉरिजॉन्टल से जो डायरेक्शन होता है वही हमारा वर्टिकल और इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है उसके साथ बनता है, यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 20 डिग्री, ऑलरेडी जो आपको डायग्राम में गिवन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी वैल्यूज हमने लिखी और इसका जो वेट है उसके सीजी से पास करता हमने दिखाया 20 किलोमीटर। अब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया है कि जब हम वेज फ्रिक्शन या फ्रिक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो ब्लॉक है उसके साइज को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, बहुत ही मिनिमाइज कर लीजिए। हमने इसको क्या कर दिया, एक तरीके से स्क्वीज कर लिया एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट को हमने क्या किया, यहाँ पर डिनोट कर दिया कि टोटल मास यहाँ पर आ गया और इसका वेट। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं सारे फोर्सेस को ऐड करते हुए। और लास्ट क्लास में हमने भी ये भी बात किया था कि अगर हम साइज नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको कंकरेंट फोर्स सिस्टम मान के ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 20 किलोन्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, R2 जो है यहाँ पे देखिए वर्टिकल से कितना एंगल, टोटल 20 + 15 35 डिग्री एंगल पे लगाया वर्टिकल से एंगल बनाते हुए। तो हमने यहाँ पे ऐसे न करके इसको टेंसाइल नेचर में लगाया पॉइंट O पे, और वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 35। इसी तरीके से R1 जो है वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमने इस पॉइंट से R1 डिनोट किया और हॉरिजॉन्टल से 15 एंगल बनाते हुए। आप चाहें तो इस R1 को यहाँ बना रहे हैं, ये 15 एंगल हो रहा है, तो आप देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 15 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल चाहे इधर से 15 बना रहा हो, कहीं से भी अगर हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल, तो ये फोर्स जब भी आप बनाएंगे तो चाहे इधर से दिखाइए चाहे यहाँ से दिखाइए, बात एक ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सारे फोर्सेस हैं वो हमारे टोटल कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं, 3 फोर्सेस। और ये मैंने ये टेंसाइल नेचर में क्यों बनाया यहाँ पे, ये बनाने का स्पेसिफिक रीजन है यहाँ पे कि ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। अब हम इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, और इक्विलिब्रियम कंसीडर करने के लिए साथ ही साथ हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। लामीज थ्योरम जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो बहुत ही केयरफुली पढ़ने के साथ साथ हमारी जो नॉलेज है उसको हम कहाँ यूटिलाइज करें वो भी हमें पता होना चाहिए। तो लामीज थ्योरम को लगाने के लिए कुछ हमारे पास कंडीशंस है, उनको ध्यान रखना है। पहली चीज, फोर्सेस हमारे कोप्लेनर होने चाहिए और 3 फोर्सेस होने चाहिए, 3 से ज्यादा फोर्सेस ना हो, और साथ ही साथ वो तीनों फोर्सेस क्या हो, एक पॉइंट पर टेंसाइल होने चाहिए, कंप्रेसिव कोई भी ना हो। जैसे यहाँ कंप्रेसिव दिख रहा था तो हमने उस पॉइंट पे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स लगा के उसको एज अ टेंसाइल शो कर दिया। तो इस तरीके से 3 फोर्सेस हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमने लामीज थ्योरम अप्लाई करी तो क्या हो जाएगा, R1 बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल का साइन, यानी कि साइन, ये हमारा टोटल एंगल कितना है 180, 35 माइनस करिए तो कितना बचा 145, R1 डिवाइडेड बाई साइन 145। फिर R2,
ये R2 हो गया, बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल ये, यानी कि 90 माइनस 15 75 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल ये वाला हो गया 35 15 और 90, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 140। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या जरूरत है R2, क्योंकि मुझे इसे नेक्स्ट ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए R2 की जरूरत पड़ेगी, तो हमने R1 कभी चाहिए ही नहीं, तो हमने R2 से सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वेट किया यहाँ से और वहां से R2 की वैल्यू कैलकुलेट करी। इन द सेम वे हम क्या करते हैं, लोअर वाले वेज का जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब इससे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये P का फोर्स इस डायरेक्शन में और इसका वेट नहीं गिवन है, पहले ही बोला है कि वेज के वेट को हम निगलेक्ट करके चलेंगे। वर्टिकल से टोटल रिएक्शन कंपोनेंट, क्योंकि जब ये यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा थोड़ा सा, जब ये इधर की तरफ बढ़ेगा तो लोअर सरफेस का फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा इधर, और ऊपर वाले सरफेस का फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा वो भी आउटवर्ड की तरफ होगा। तो कैसे बनाएंगे हम, ये टोटल रिएक्शन कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा जो कि इधर की तरफ फ्रिक्शन देगा और देना भी चाहिए, इसीलिए हमने R3 को इस साइड में शो किया है 15 डिग्री पे। हम इधर भी कर सकते थे, अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होता तो हम इसको इधर बनाते, लेकिन हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर दिखाना है, इसलिए हमने इसको परपेंडिकुलर से इस साइड में 15 डिग्री एंगल पे बनाया। इसी तरीके से इसमें देखिए टॉप सरफेस पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन और ये इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल लाइन, और उसके बाद में नॉर्मल से 15 डिग्री एंगल बनाते हुए R2, और इस R2 का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या देगा इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। तो हमारे पास दोनों डायग्राम्स हो गए। अगेन ये एंगल जो होगा 20, सेम वही कॉन्सेप्ट से, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल, और ये R2 हमारा इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल जो होगा उससे 15 डिग्री एंगल बनाते हुए, और हमने इसको भी फिर क्या किया कि सारे फोर्सेस को एक पॉइंट मास इसको कंसीडर कर लिया एक तरीके से, इसको स्क्वीज करके और उस एक पॉइंट पे सारे फोर्सेस बनाए। कैसे बनाएंगे, R3 वर्टिकल से 15, R3 वर्टिकल से 15 डिग्री, R2 वर्टिकल से 35, R2 ये रहा वर्टिकल से 35 एंगल, और P हॉरिजॉन्टल, हमने P हॉरिजॉन्टल लगा दिया। अब हमने इस पॉइंट के लिए भी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी लामिस थ्योरम अप्लाई करी, तो हम देखते हैं, देखिए ये लामिस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो डायग्राम को देखिए, जब सारी वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। हमें क्या चाहिए, P वैल्यू, R3 की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, R2 मुझे पता है, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट किया, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो P की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना आता है टोटल रिएक्शन कंपोनेंट को यूज करके, तो कितनी आसानी से सिर्फ लामिस थ्योरम को अप्लाई करके हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो ये इस पर्टिकुलर टोटल रिएक्शन का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की ब्यूटी है स्पेशली कि कैसे हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग इसको घर से ट्राई करिएगा, मैं आपको हिंट देता हूँ। क्वेश्चन में एक हमारे पास टोटल ब्लॉक है 160 किलोन्यूटन का, ठीक, सॉरी एक ब्लॉक है जिसके ऊपर एक वर्टिकल लोड अप्लाई डाउनवर्ड डायरेक्शन है 160 किलोन्यूटन, इसका वेट नेग्लेक्टेड है, साथ ही साथ दो वेज दे रखे हैं, इनका वेट भी नेग्लेक्टेड है। आपसे बोला गया है कि हम इस दोनों वेजेस पे कितना फोर्स P अप्लाई करें कि ब्लॉक जस्ट लिफ्टिंग कंडीशन में आ जाए ऊपर की तरफ, तो हम AP की वैल्यू निकालिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन में सिमेट्री दिखाई दे रही होगी, इस वर्टिकल लाइन, यहाँ अगर हम एक लाइन खींचे इस पॉइंट से पास करते हुए, ये क्वेश्चन इस वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम इस सिमेट्री का यूटिलाइजेशन करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 0.25, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, म्यू मेरे पास गिवन है, फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके हेनरी के समेशन में आपको दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, इस वाले ब्लॉक का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सिमेट्री की बात करेंगे, तो यहाँ से जो रिएक्शन इसको मिल रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा होगा, वही हमारे पास इधर की तरफ से भी मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस वाले सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसका बनाते हैं, इन दोनों को ही सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे बनाएंगे, ये मैंने सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम दे रखा है, वर्टिकल इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल 16 डिग्री एंगल, क्योंकि वेज का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना दिख रहा है यहाँ पे 16, और फिर जब ये ब्लॉक अंदर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से अंदर की तरफ को जाएंगे, तो ये अपर सरफेस को फ्रिक्शन फोर्स बाहर की तरफ देगा, और लो बी सी को क्या देगा, अंदर की इनवर्ट डायरेक्शन में, ऐसी ए बी सी को इनवर्ट डायरेक्शन में ही देगा, तो इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस तरीके से। तो क्या होगा, यहाँ पे इस नॉर्मल से फाई एंगल पे R1, वही सेम R1 हमें इधर वाले ब्लॉक से भी मिल रहा होगा, यानी कि B से, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 16 आपको पता ही है, ये फाई हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनवर्ट डायरेक्शनल फ्रिक्शन फोर्स देगा, और बाकी फोर्सेस ये रहे सारे, और इसको निकाल के आप साइड में एक पॉइंट के फॉर्म में बनाएगा, तीन फोर्सेस ही हमें दिख रहे हैं। इसके बाद में जो साइड के दोनों ब्लॉक है A और B, उनमें से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स P
और वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो रिएक्शन है हमारे पास, हमने यहाँ पे इसको बोल दिया कुछ, इस वाले रिएक्शन को दैट दिस इज समथिंग R2 कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक हम बात कर रहे हैं, जैसे इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है, तो ये वर्टिकल से हमने बनाया R2 का डायरेक्शन, यहाँ पे टोटल रिएक्शन का क्या होगा 5 डिग्री पे 5 यूनिट फ्रिक्शन एंगल कैलकुलेट कर रखा है। इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ये इधर की तरफ, बाहर की तरफ क्या देगा हमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि जब ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा तो ग्राउंड से इसको जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। पी हमने डिनोटिंग कर दिया, R2 हो गया। R1 कैसे बनाएंगे, जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो मैंने बताया कि इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड, तो हम इस पे R1 ऐसे बनाएंगे कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का होगा। ये वर्टिकल प्लेन के नॉर्मल एंगल 16, ठीक है, वेज वाले कॉन्सेप्ट से, और दूसरा ये फ्रिक्शन एंगल 5, तो नॉर्मल से ये उसका टोटल रिएक्शन कंपोनेंट R1। तो इस तरीके से आप इसको भी साइड में एक पॉइंट पर सारे फोर्सेस को बनाइएगा या इसको स्क्वीज कर देगा एक पॉइंट के फॉर्म में, और देखेंगे सारे फोर्स आपको कंग्रेंट दिखाई देंगे। एंगल्स लेके आप अगेन लामीज थ्योरम का यूटिलाइजेशन करके आसानी से इस पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इसे सॉल्व करके R1 निकालिएगा और फिर पी की वैल्यू निकालिएगा इसे सॉल्व करके। फाइनली पी की वैल्यू आपको ये मिलेगी जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो आप इसे सॉल्व करके घर पे देखिएगा। तो इस तरीके से वेज फ्रिक्शन जो है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है जो मैंने यहाँ बताया, तो आप ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा ये वेज फ्रिक्शन का जो पार्ट है वो हमारा फिनिश होता है। इन सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।